सभी को नमस्कार। कल हमने गृह व्यवस्था प्रक्रिया की चरणों पर चर्चा की थी और विभिन्न चरण भी आपको बताए थे। उसमें से नियोजन पर हमने कंप्लीट चर्चा की जो आपको समझ में आया होगा। आज हम आगे बढ़ते हैं और संगठन पर चर्चा करते हैं। संगठन क्या होता है कि किसी भी प्रबंधक को या किसी भी गृहिणी को कुशलतापूर्वक अपने कार्यों को निपटाने के लिए केवल योजना बनाना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि उसे सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न क्रियाकलापों का संयोजन करना भी आना चाहिए। अर्थात उसको क्या करना चाहिए, कार्यों में अपने परिवार के सदस्यों का या अपने कार्यकर्ताओं का सहयोग भी लेना आना चाहिए। कार्यों को कुशलतापूर्वक संपन्न करने के लिए एक कुशल प्रबंधक को समस्त कार्य को अपने कार्यकर्ताओं के बीच में या गृहिणी को अपने परिवार के सदस्यों के बीच में बांट देना चाहिए। कार्य को बांटते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि सदस्यों की क्षमता, उनकी रुचि, उनकी आयु और इच्छा और समय, इनका ध्यान अवश्य रखना चाहिए ताकि किसी भी सदस्य को अतिरिक्त कार्य नहीं करना पड़े और किसी को अत्यंत कम कार्य भी नहीं करना पड़े और सभी सदस्य मिलजुल कर खुशी से कार्य कर सकें। अब हम देखते हैं कि संगठन आखिर होता क्या है। देखो, घर में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं या किसी संस्था में बहुत से काम ऐसे होते हैं जो कि संस्थापक होता है या प्रबंधक होता है, वह अकेला नहीं कर सकता, ये गृहिणी अकेली नहीं कर सकती। इसे निपटाने के लिए उसे कार्य का बंटवारा करना जरूरी हो जाता है और जब वो कार्य का बंटवारा करता है तो वहीं से संगठन क्रिया का प्रारंभ होता है। विभिन्न कार्यों को प्रभावपूर्ण ढंग से समन्वय स्थापित करने की कला को हम संगठन कहते हैं। आया है समझ में? मतलब इनका कहने का मतलब यह है कि कार्यों का समन्वय इस ढंग से स्थापित करें जिससे हमें लक्ष्यों को प्राप्त हो सके और ये प्रभावपूर्ण ढंग से समन्वय होना चाहिए और इसी एफिशिएंसी को या इसी कला को ही व्यक्ति का संगठन या कला को ही संगठन कहते हैं। अच्छा, संगठन की परिभाषा अगर हम देखते हैं तो विभिन्न विद्वानों ने संगठन की भिन्न भिन्न परिभाषा दी है। उसमें से कुछ परिभाषाओं को हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। सर्वप्रथम हम मैकफरलैंड के अनुसार जो संगठन की परिभाषा है उसको देखते हैं। इन्होंने कहा है कि एक निश्चित व्यक्ति के समूह द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों को संगठन कहते हैं। मतलब प्रबंधक जो है उसके समूह द्वारा किसी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसे संगठन कहते हैं। मतलब व्यक्तियों का समूह जो कार्य संपन्न करता है उसे संगठन कहते हैं। जी.ई. मिलवर्ड ने कहा है कि कार्य एवं कर्मचारी समुदाय का मधुर संबंध ही संगठन कहलाता है। इसमें भी वही बात है कि किसी कार्य के लिए कर्मचारियों का साथ अगर अच्छा संबंध है और वो कार्य को अच्छे से संपादित करते हैं, मतलब कार्य और कर्मचारी का जो समूह है उनके बीच अगर अच्छे से कोऑर्डिनेशन स्थापित हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है। आर.सी. डेविस ने कहा है कि संगठन मूलतः व्यक्तियों का एक समूह है जो कि नेता के निर्देशन में सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संयोग करते हैं। इसका भी मतलब वही है कि प्रबंधक के निर्देशन में व्यक्तियों का समूह लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करता है, तो इसे क्या कहते हैं? संगठन कहते हैं। उर्विक ने भी कहा है
कि किसी कार्य को संपादित करने के लिए किन किन क्रियाओं को किया जाए, इसका निर्धारण करना एवं व्यक्तियों के बीच इन क्रियाओं को वितरण करने की व्यवस्था करना ही संगठन है। ठीक है ना। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि किसी भी कार्य को संपादित करने के लिए हम किन किन क्रियाओं को करेंगे, इसको पहले निर्धारित कर लें और उनको व्यक्तियों के बीच में वितरित कर दें, तो इसे हम क्या कहेंगे, संगठन कहेंगे। EFL बैच ने अपने शब्दों में ये कहा है, संगठन प्रबंधन की संरचना है, क्योंकि वह अधिक सार्थक कार्य संपादन हेतु कुल उत्तरदायित्वों को उचित भागों में विभक्त करता है। ये भी वही है कि संगठन को इन्होंने प्रबंधन की संरचना कहा है, क्योंकि अधिक सार्थक कार्य के संपादन यानी कार्य के अच्छे संपादन हेतु जो भी उत्तरदायित्व है उनको विभिन्न भागों में डिस्ट्रीब्यूट करना ही संगठन कहलाता है। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि संगठन निर्धारित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न कार्यों एवं क्रियाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित कर समन्वित रूप से कार्य करने की प्रक्रिया है। इसके साथ ही ये कर्मचारियों, परिवार के सदस्यों के मध्य मधुर संबंध स्थापित करने की भी कला है। तो ये हुई विभिन्न परिभाषाएं जिसमें संगठन को परिभाषित किया, उसका अर्थ बताया है कि केवल संगठन क्या है, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों के समूहों में कार्यों का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब संगठन कैसे किया जाए, इसके लिए भी कुछ स्टेप्स हैं और इसको 5 स्टेप में हम समझ सकते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है संगठन प्रक्रिया का, वह है क्रियाओं का निर्धारण करना। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना हमने बना ली, उसके बाद हम उसको क्रियान्वित करते हैं, तो हम सर्वप्रथम क्रियाओं का निर्धारण करते हैं और ये निर्धारण करना आवश्यक भी होता है। इसके लिए पहले समस्त कार्यों को हमें परिभाषित करना होता है, फिर प्रत्येक कार्य को उसकी प्रकृति, उसके आकार, उसके उद्देश्य, उसके हित साथ निहित उद्देश्यों को, मतलब उसके साथ क्या क्या उद्देश्य हैं उसको ध्यान में रखते हुए सब एक्टिविटीज़ में विभाजित किया जाता है और उसके बाद उसे विभिन्न व्यक्तियों को सौंप दिया जाता है। मतलब पहले उसको क्या क्या हमने कार्यों को परिभाषित कर लिया, फिर उसको उसकी जो प्रकृति है, उसके जो उद्देश्य हैं, जो उसमें निहित उत्तरदायित्व है, उसके आधार पर सब एक्टिविटीज़ में उसको डिवाइड कर लेते हैं। उसके बाद उसे विभिन्न व्यक्तियों को सौंप देते हैं। फिर दूसरा चरण जो है क्रियाओं का समूहीकरण करना। क्रियाओं का समूहीकरण संगठन का दूसरा महत्वपूर्ण चरण है। इसमें 2 समान कार्य की क्रिया अथवा वे क्रियाएं जो एक दूसरे से संबंधित हैं उन्हें एक साथ रखें तथा उन्हें संपन्न करने हेतु एक ही व्यक्ति को कार्य सौंपें। जैसे कि हम अगर ड्राइंग रूम में काम कर रहे हैं या ड्राइंग रूम का कार्य एक व्यक्ति को सौंप दिया है, तो सोफे या उसमें आवभगत की अलग अलग स्थानों की स्वच्छता आदि की व्यवस्था भी उसी व्यक्ति को दे दिया जाए, तो क्या होगा कि व्यक्ति को अन्य कार्य करने में क्या होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी और इधर से उधर असुविधा भी नहीं होगी और साथ ही वह अच्छे से उस कार्य को कर पाएगा। बल्कि अगर अपन ये कह दें कि जिसको ड्राइंग रूम का काम सौंपा है उसे अगर अपन किचन का काम सौंप दें तो उसे काम करने में असुविधा रहेगी और साथ ही जो परिणाम हमें मिलना चाहिए थे वो भी नहीं मिलेंगे। अब संगठन प्रक्रिया का तीसरा चरण है परिवार के सदस्यों के मध्य कार्य का विभाजन। क्रियाओं के सामूहिकरण करने के उपरांत उनका विभाजन
परिवार के सदस्यों के बीच में इस तरह से करना चाहिए कि सभी सदस्यों को उन्हें पूर्ण कुशलता और निपुणता से संपन्न करने में खुशी मिले और मनोरंजन भी मिले, साथ ही उसे विश्राम का समय आदि भी आराम से मिल सके। और इस कार्य को किसी भी व्यक्ति को सौंपते समय उस व्यक्ति के सामर्थ्य, रुचि, शक्ति, क्षमता, प्रतिभा, प्रभुत्व, चातुर्य, कुशाग्र बुद्धि आदि को भी ध्यान में रखना चाहिए। इस तरह कार्य का विभाजन करने से कार्यों का जो निष्पादन है वह बिना विघ्न के संपन्न हो सकेगा। साथ ही परिवार में जो माहौल बनेगा या पारिवारिक जो माहौल होगा वह सुखद एवं संतोषजनक बना रहेगा। सदस्यों के बीच में प्रेम, एकता और सौहार्द का भाव भी बना रहेगा और उनमें आत्मविश्वास भी डेवलप होगा। ठीक है। फिर चौथा जो चरण है संगठन का वह है अधिकारों को सौंपा जाना। प्रत्येक सदस्य को केवल कार्य ही नहीं सौंपे जाए बल्कि आवश्यक जो अधिकार हैं वो भी दे देना चाहिए ताकि वह अपने उत्तरदायित्वों एवं कर्तव्यों को बिना किसी प्रॉब्लम के या बिना किसी विघ्न के पूर्ण निष्ठा से, कुशलता से, मनोयोग्य से कर सकें। इस समय हमें ये भी बात ध्यान रखना चाहिए कि बिना उत्तरदायित्वों के अधिकारों को सौंपा जाना सर्वथा अनुचित है। इससे केवल क्या होता है, विवाद होगा और भ्रम होगा, आशंकाएं पैदा होगी जिससे कार्य में बाधा उत्पन्न होगी। अतः हमें अधिकारों को भी उत्तरदायित्वों के साथ सौंपना चाहिए। फिर नेक्स्ट चरण समन्वय, संतुलन एवं संबंध स्थापित करना। संगठन का अंतिम एवं महत्वपूर्ण चरण है कि परिवार के सदस्यों और संस्था के कर्मचारियों के मध्य समन्वय हो, संतुलन हो एवं संबंधों में सौहार्दपूर्ण हो या अच्छे संबंध स्थापित हो। इसके लिए प्रत्येक प्रबंधक को प्रत्येक सदस्यों के मध्य समन्वय बनाए रखना जरूरी होता है। ठीक है। ये हुए संगठन के विभिन्न चरण जिससे संगठन को पूर्णता दी जा सके। अर्थात क्या क्या हुआ, पहले क्रियाओं का निर्धारण किया, फिर क्रियाओं को समूहीकरण किया, फिर सदस्यों के बीच कार्यों का विभाजन किया, फिर उनको अधिकारों को सौंपा और फिर उसके बाद समन्वय, संतुलन और संबंध स्थापित करना। ये इन सब कार्यों को अगर हम करते हैं तो गृह व्यवस्था प्रक्रिया का द्वितीय चरण को कंप्लीट करते हैं। अच्छा, संगठन करने से हमें क्या फ़ायदे होते हैं? संगठित और एकजुट होकर काम करने पर हमें सफलता मिलती है। जैसा कि हम कहते हैं कि एकता में बल है, ये केवल एक लोकायुक्ति नहीं है। एकजुट होकर अगर हम काम करते हैं तो काम सरलता से और शीघ्रता से संपन्न होता है और किसी एक व्यक्ति पर विशेष भार भी नहीं पड़ता। इस तरह हम कह सकते हैं कि संगठन प्रबंधन की आधारशिला है। संगठन से कई लाभ होते हैं, जैसे प्रबंधीय कार्य की क्षमता में वृद्धि होती है, विभिन्न क्रियाओं का अनुपातिक और संतुलन स्थापित होता है, भ्रष्टाचार रुकता है और विकास को बढ़ावा मिलता है, समन्वय को सुविधाजनक बनाना भी संभव हो जाता है, प्रबंधकों को विकास एवं परीक्षण देने में भी सहायता मिलती है और मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ने में सहायक होता है। तकनीकी और विचारों के अनुकूलतम मतलब तकनीकी के विचारों के अनुसार उसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये हुआ संगठन। आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।